हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। मॉर्फोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं एक्चुअली उसके दो सेगमेंट खास तौर से होते हैं। पहला सेगमेंट होता है जिसमें टर्मिनोलॉजी की स्टडी की जाती है और दूसरा सेगमेंट होता है जिसके अंदर हम फैमिलीज पढ़ते हैं। तो टर्मिनोलॉजी अगर अच्छे से हम लोगों ने पढ़ ली है तो फिर हमें फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपके सिलेबस में बेसिकली 3 फैमिलीज एनसीईआरटी में हैं, लेकिन एक और फैमिली हमें पढ़नी होती है जो सीधे सीधे डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन उसका पूरी मॉर्फोलॉजी में डिस्क्रिप्शन है, वो है ब्रेसिकेसी। अथोराइज तरीके से जो फैमिलीज दी गई हैं वो है सोलेनेसी, फाबेसी एंड लिलिएसी। तो हम 4 फैमिली की स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी में फैमिली 4 हैं, सोलेनेसी, फाबेसी, लिलिएसी एंड ब्रेसिकेसी। तो ये तो बेसिकली हमें पढ़ना ही है। फिर हमें एक दो फैमिली के कैरेक्टर्स और रिक्वायर्ड होंगे, जैसे ग्रेमिनी फैमिली है, जैसे कंपोजिटिव फैमिली है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स का भी मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला सेगमेंट है टर्मिनोलॉजी। इससे भी पहले सबसे पहले मॉर्फोलॉजी होती क्या है? तो मॉर्फो का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर, है ना। और उसकी जो स्टडी है वो एक्चुअली मॉर्फोलॉजी कहलाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हायर प्लांट्स हैं, खासतौर से हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जिसमें कि वो पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी को 2 सिस्टम में बांटता है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में हम पढ़ेंगे उसका स्टेम, उसकी लीव्स, उसके इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, और रूट सिस्टम में उसका रूट्स स्टडी होगा, जो उसके टाइप्स हैं, टैप रूट है, एडवेंटिटियस रूट है, फाइब्रस रूट है। तो ये रूट्स की भी स्टडी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, और कुछ 11th वाले सेगमेंट में जहां आप डाइवर्सिटी पढ़ते हो, वहां एक लास्ट में एंजियोस्पर्म का एक मेंशन किया गया है एक पेज के अंदर, तो उसका भी कुछ सेगमेंट उठा के इस जगह इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान की शाखा जिसमें उच्च वर्गीय पौधों जैसे आवृतबीजी पादप की बाह्य आकार की बाह्य आकार की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। पादप बाह्य आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाती है। प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाती, क्या कहलाती है? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसमें या इसे
इसे जड़ तंत्र तथा प्ररोह तंत्र में बांटा जाता है। बांटा जाता है, ठीक है, बांटा जाता है। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, मतलब ये हो गया इसमें कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्लियर। ये डिफरेंशिएट होगी दो हिस्सों में, एक तो होगा रूट सिस्टम और दूसरा होगा शूट सिस्टम। एक जड़ वाला हिस्सा है और एक तने वाला हिस्सा है ना। ये रूट सिस्टम में हम पढ़ेंगे टैप रूट का मतलब मूसला जड़, ठीक है। दूसरा है एडवेंटिटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें, और तीसरी होती हैं फाइब्रस रूट। तो ये तीन सिस्टम तो ये हो गए, मतलब तीन टाइप। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्टेम, इसमें पढ़ते हैं लीफ, इसमें पढ़ते हैं इनफ्लोरेसेंस एंड इसमें हम पढ़ते हैं फ्लावर, है ना। और उसमें सीड एंड फ्रूट्स की भी स्टडी करेंगे, सीड एंड फ्रूट्स। ये सब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम में, और इसमें आ जाएगा रूट सिस्टम। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है। इसके लिए मस्टर्ड का एक प्लांट, सरसों का एक पौधा लिया गया है और उसमें डिफरेंट सिस्टम को एक्सप्लेन भी किया गया है ना। तो हम देखते हैं वो क्या है। इस तरीके से देखा जाए तो एक प्लांट है, ऐसे यहां से जो जड़ें निकलेंगी वो एक्चुअली सेकेंडरी रूट्स कहलाएंगी, क्लियर, ऐसे। और इससे जो रूट्स निकलेंगी वो एक्चुअली कहलाएंगी टर्सरी रूट्स, ऐसे। ये इन्हें हम टर्सरी रूट कहेंगे, और ये इसके नोड रीजन होंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमें लीव्स नजर आएंगे ऐसे। एक्रोपिटल फॉर्म में इस पर लीव्स लगे होंगे ऐसे। यहां पर हम देखेंगे तो ये इसके एक्सिलरी बड कहलाएंगे इस तरीके से, ऐसे। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको फ्लावर नजर आए, फ्लावर्स ऐसे। और ये इसकी एक्सिलरी बड हो सकती है, ये टर्मिनल बड कहलाएगी। क्या
दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बड, अग्रस्त कलिका। तो देखिए ये है क्या, ये स्टेम है, दिस इज एक्सिलरी बड, ये क्या है, एक्सिलरी बड, कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बड, एंड दिस इज टर्मिनल bud, this is leaf, clear, this is node, this is internode, ओके। और इन्हें हम मान सकते हैं फ्लावर्स, फ्लावर, ये एक पुष्प कहलाता है, और ये हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट्स, प्राइमरी रूट, क्योंकि सरसों का पौधा एक्चुअली डाइकॉट है, और ये हो जाएंगी सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, और ये हो जाएगी टर्सरी रूट्स, टर्सरी रूट, क्लियर, दिस इज कॉल्ड टर्सरी रूट। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट का ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इस तरीके से एक मॉर्फोलॉजी का स्टार्टिंग होता है, क्लियर। अब बात आती है, कुछ जनरल स्टडी यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना होता है। अब है मॉर्फोजेनेसिस किसे कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। आखिर किसी भी प्लांट्स में ये लीव्स का फिलोटैक्सी कैसा होता है, लीव्स का अरेंजमेंट किसके बेसिस पर होता है, लीफ का साइज किसके बेसिस पर होता है, लीफ में वेनेशन किसके बेसिस पर होता है, स्टेम का लेंथ किसके बेसिस पर होता है। तो ये सब चीजें मॉर्फोजेनेसिस कहलाती है। एक्चुअली किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, या इवन हम मान सकते हैं किसी भी लिविंग की जो स्ट्रक्चर है, ग्रोथ है, उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉपर ग्रोथ होगी, और ये सब चीजें तो कह सकते हैं पौधों के बाह्य आकारिकीय, पौधों के बाह्य आकार की संरचनाओं के निर्माण को आंतरिक
तथा बाह्य कारक, बाह्य कारक में आपका आ जाएगा जैसे टेम्परेचर है, जैसे न्यूट्रिशन है, जैसे लाइट है, ये सारे फैक्टर्स, वाटर की अवेलेबिलिटी है। आंतरिक में आ जाते हैं जैसे डीएनए है, जैसे हार्मोन्स हैं, तो ये सब चीजें है ना। बाह्य कारक, बाह्य कारक में जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, मिनरल्स हैं, ये सब हैं। पौधों के बाह्य आकार की संरचनाओं के निर्माण को आंतरिक तथा बाह्य कारक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इससे मॉर्फोजेनेसिस, जेनेसिस कहते हैं। आखिर वो कैसे बन रहे हैं, वो प्रक्रिया क्या है, वैसे इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। अब आता है कि ये हो गई, अब कुछ जनरल स्टडी है मॉर्फोजेनेसिस। तो फिर क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, ये अभी ऑब्वियसली इसी साल नीट में क्वेश्चन बना है ना, वो है वॉल्फिया और फिर लेमना। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपके रखा जाएगा। फिर है टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म में हम रखते हैं यूकेलिप्टस, लिप्टस, इसे हम हिंदी में सफेदा कहते हैं, यूकेलिप्टस, ठीक है। अच्छा, ब्रॉडेस्ट एंजियोस्पर्म, ब्रॉडेस्ट, ब्रॉडेस्ट एंजियोस्पर्म इसमें रखा जाता है क्या, इसमें हम रखते हैं फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, इसे क्या कहते हो, वर्गद, वर्गद का पौधा है ना, फाइकस बेंगालेंसिस। ये तो ये बात हो गई, ब्रॉडेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये चीज तो ये है, क्लियर। अब यहीं पर हम थोड़ा सा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं, क्योंकि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिखरा पड़ा है एंजियोस्पर्म के केस में। और जहां प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर प्लांट किंगडम लिखा है, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, वही एनिमेलिया है, प्लांटी, किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स पढ़ना, वहां लिखा है कि अधिकांश एंजियोस्पर्म स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ विषम पोषी होते हैं, ऐसा वहां लिखा हुआ है, सम आर हेटेरोट्रॉफिक। तो उस रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन बन जाता है और एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, नॉर्मली ऑर्डिनरी फॉर्म में बच्चे ये मानते हैं कि एंजियोस्पर्म
ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इसमें विषमपोषी प्लांट नहीं होते। लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ पौधे विषमपोषी होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, जैसे कसकुटा है, अमरवेल है, तो वो, तो उनके रेस्पेक्ट में हमें अब यहाँ चीजों को स्टडी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक एक करके स्टडी करेंगे कि रूट क्या होती है, स्टेम क्या होता है, लीफ क्या होती है, तो इसका एक सीक्वेंस है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये डायग्राम आप एनसीईआरटी से बना सकते हो, एनसीईआरटी में बना हुआ है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। कह सकते हैं पौधों में, या कह सकते हैं आवृत बीजी पौधे सामान्यतः आवृत बीजी पौधे स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी कैसे, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ पौधे विषमपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं या भी हैं, मतलब विषमपोषी भी प्लांट होते हैं, कौन से, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक कौन कौन से, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक तो ही गए, तो हम यहाँ एक टेबल बनाने जा रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक विषमपोषी एंजियोस्पर्म्स, क्लियर। इसमें भी हम देखेंगे, तो हम पहले इसे एक तो ले लेते हैं सैप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी, इसमें आता है मोनोट्रापा, ये है ना। अब एक है पैरासाइट, परजीवी, है ना। इनको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि एनसीईआरटी में इन पर डिस्क्रिप्शन किया गया है। आप देखोगे 12th की एनसीईआरटी में, जहां पर सेकेंड लेसन है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके लास्ट में जाके पढ़ना, वहाँ सीड्स पढ़ाए गए, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाई गई, उनकी डॉर्मेंसी पढ़ाई गई, वहाँ पर कुछ पैरासाइट का भी जिक्र किया गया है। तो ये फिर कैसे होते हैं, एक होते हैं रूट पैरासाइट, है ना। रूट पैरासाइट में याद रखना रेफ्लेशिया, है ना, इसे मूल पैरासाइट, रूट पैरासाइट कहते हैं, और इसका लार्जेस्ट प्लांट भी होता है ये रेफ्लेशिया प्लांट, है ना।
और एक होते हैं स्टेम पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट ये भी दो तरीके के होते हैं। क्या क्या? टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, इसमें हम पढ़ते हैं कस्कुटा। कस्कुटा मीन्स अमरवेल, है ना। इसे हम डोडर के नाम से भी जानते हैं, डोडर, है ना ये। और दूसरा है पार्शियली स्टेम पैरासाइट, पार्शियली स्टेम पैरासाइट, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं चंदन, सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम, क्लियर, इसे पढ़ते हैं चंदन। इसके साथ साथ में कुछ खास और प्लांट हैं, तो वो कैसे? स्ट्रिएगा, स्ट्रिएगा एंड ओरोबेंकी, भी परजीवी एंजियोस्पर्म है, परजीवी एंजियोस्पर्म, स्ट्रिएगा एंड ओरोबेंकी भी परजीवी माने जाते हैं। अब एक अन्य खास प्लांट है, वो है सेप्रोफाइट। कौन है? सेप्रोफाइट, सॉरी उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना। तो सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। अब हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। तो ये टेबल ऐसे ही बनाना है और इसके नीचे आसपास एक और टेबल बनाने, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी एंड हेटेरोट्रॉपिक भी। तो ये बड़ी खास बात है, ये समझना। अब हमें समझना है स्टार बना के इंसेक्टिवोरस, कीटभक्षी, कीटभक्षी प्लांट्स, कीटभक्षी प्लांट्स। यह स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं, पोषण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पोषण प्रदर्शित करते हैं, इज दैट क्लियर? क्यों करते हैं? इनमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा
द्वारा भोजन निर्मित करते लेकिन 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 नाइट्रोजन की उपलब्धता, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की उपलब्धता हासिल करने के लिए या नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए वो कीटों को भी खाते हैं। अब कीटों को खाते हैं, अतः वो विषमपोषी श्रेणी में भी चले जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए वह कीटों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अतः विषमपोषी भी माने जाते हैं। क्लियर? उदाहरण है जैसे नंबर 1 पिचर प्लांट है ना, इसी को हम कहते हैं निपैंथिस। इसी को कहते हैं घटपर्णी। क्लियर? इसी को कहते हैं कलश पादप। घटपर्णी, निपैंथिस, पिचर प्लांट। ये इसके बाद में यूट्रिकुलेरिया है ना, डायोनिया, ड्रोसेरा, इसे कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से जानते हैं, डायोनिया है ना। तो पिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, तो ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे। समझ गए? कीटभक्षी पौधों के बारे में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये हम अडेप्टेशन ऑफ उसमें भी स्टडी कर सकते हैं। किसमें? अडेप्टेशन ऑफ लीव्स, उसमें है इसका जिक्र वीनस फ्लाई ट्रैप के नाम से, निपैंथिस, घटपर्णी के बारे में। तो हम वहाँ पर इस पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। क्लियर? तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एंजियोस्पर्म। आपको इतना याद रखना ही होगा। क्लियर? आप इसे ऐसे ना समझना कि एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी में है। आप 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग एक छोटी छोटी लाइनों को नज़रअंदाज कर जाते हैं या ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि टॉपिक कुछ होता है, ये छोटी सी लाइन कहीं बीच में फिट होती है तो हमारे ध्यान में सही से आती नहीं। तो अगर इनको हेडिंग वाइज करके आप एक सिस्टमेटिकली स्टडी कर लेते हो तो फिर हम जिंदगी में नहीं बोलते, है ना। तो वही मैंने ये आपको एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, तरीका दे रहा हूँ। आपको इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है। ओब्वियसली आप जानते हो कि मॉर्फोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, है ना। 4 या 5 तो कंफर्म है, एक बार तो 8 क्वेश्चन भी मॉर्फोलॉजी से आए हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी की कनेक्टिविटी एक्चुअली रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट 12th के सिलेबस में भी होती है ना। तो वहाँ पर भी सीड हैं, फ्रूट हैं, मॉर्फोलॉजी में भी सीड हैं, फ्रूट हैं। तो इस तरीके से
एक कनेक्टिविटी बनती है और इसीलिए इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और कंफर्मली मिलते हैं। ठीक है, कुछ खास सेगमेंट है वहां से 100% आते ही हैं क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली हमें उन सेगमेंट पर खास फोकस करना भी होगा, लेकिन आप इन्हें इग्नोर ना करें इन चीजों को। ओके, अब हम आपको ले चलते हैं एक और खास सेगमेंट में, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स को, ये आपके बहुत काम आएगा क्योंकि मॉर्फोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं तो फिर बच्चे पढ़ते ही नहीं, या उसे इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। जैसे जीरोपिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, हाइड्रोपिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे हेलोफाइट्स क्या होते हैं, मीजोफाइट्स क्या होते हैं। तो ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है एंजियोस्पर्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट और क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो हम इसके बेसिस पर सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं, समोद्भिद पौधे कौन से होते हैं, जलोद्भिद पौधे कौन से होते हैं, लवणोद्भिद पौधे कौन से होते हैं। आवास के हिसाब से इन्होंने अपने शरीर में अनुकूलन कर रखे हैं, हम उन पर भी एक एक दो पॉइंट्स पर जरूर चर्चा करेंगे। क्लियर, ये पॉइंट हमारी पूरी बॉटनी की स्टडी के काम आते हैं, है ना। तो हम उसके हिसाब से एक यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, जिस तब जाके इसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसे। आवास एवं वातावरणीय अवस्थाओं के अनुसार आवृतबीजी पौधे। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मरुद्भिद प्लांट, मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स मरुद्भिद प्लांट्स। मीजोफाइट प्लांट्स यह है कम जलीय वातावरण ड्राई कंडीशन के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, इनमें कम जल हानि के लिए अनुकूलन होते हैं। अनुकूलन होते हैं, अनुकूलन होते हैं, एडेप्टेशन। कैसे?
जैसे सनकन स्टोमेटा, इसे हिंदी में कहते हैं गर्ती रंध्र, तथा थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल की उपस्थिति है ना। पत्तियों का स्पाइन में रूपांतरण, ठीक है। ये अब इसके एग्जाम्पल लिखना चाहिए। तो एग्जाम्पल पे जैसे बबूल है ना, जैसे खिजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, एक होती है केर, इसे कहते हैं कैपेरिकस, नागफनी है जिसे कैक्टस के नाम से जानते हैं, कैक्टस, ठीक है। इसके बाद में आपका बबूल हो गया। ब्रायोफिल्लम है, फिल्लम, ये भी है, आदि कर देते हैं, आदि। तो ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। अब दूसरे प्लांट होते हैं जलोद्भिद पादप, हाइड्रोफाइट्स, जलोद्भिद, प्लांट्स, ठीक है। तो ये जलीय वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। यह है जलीय वातावरण में उपस्थित, है ना। उदाहरण पिस्चिया, इकॉर्निया, है ना, जैसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, इसी को जल कुंभी भी कहते हैं, जल कुंभी, जैसे जल कुंभी, ठीक है। इसके बाद में है जैसे एजुला है, मार्सिलिया, ये टेरिडोफाइट है ना। उसके बाद में आपका है बहुत सारे प्लांट्स, एल्गी ब्रायोफाइट में तो बहुत सारे, पिस्चिया है, कॉर्निया है, लोटस, कमल, ट्रापा, सिंघाड़ा, ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है। ऐसे पॉपुलस, अच्छा रेननकुलस, ये ETC कर देते हैं। अच्छा जॉस्टेरा है, वेलिस्नेरिया है,
जोस्टेरा, जोस्टेरा ये समुद्र में होता है, समुद्रीय पादप जोस्टेरा, है ना। अब करते हैं आदि। आप अभी से इनको याद करो क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मामला है, तब बात बनेगी। क्लियर? क्योंकि इन प्लांट्स के नाम बार बार आपके सामने आएंगे ना। अब ये याद ही नहीं होंगे तो कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए कौन जीरोफाइट्स है, कौन हाइड्रोफाइट्स है, कौन लबड़ोद्भिद है। अब हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स इसे कहते हैं लबड़ोद्भिद पादप। लबड़ोद्भिद प्लांट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स। यह लवणीय मृदा में होता है, में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र का किनारा, आदि स्थानों पर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इनके अनुकूलन खास तौर से हैं न्यूमेटोफोर्स, है ना, राइजोफोरा। राइजोफोरा में श्वसन मूल न्यूमेटोफोर्स तथा विविपेरस सीड जर्मिनेशन, इसको जरायुज कहते हैं। मिनेशन, जरायुज बीज अंकुरण, ये इनका अनुकूलन है। विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। उदाहरण आपका है राइजोफोरा, राइजोफोरा सोनरेटिया। ऐसे कुआसामा आदि कर दो। आपको जरूरत पड़ेगी इस राइजोफोरा की, बस, इसके अलावा नहीं पड़ेगी। राइजोफोरा प्लांट याद रखना, ये एक हेलोफिटिक प्लांट है ना। अब एक लास्ट प्लांट आते हैं, उनका नाम है समोद्भिद। समोद्भिद का मतलब है मीजोफाइट्स। आपने कभी 12th में ठीक से पढ़ा हो तो याद करो, वहां पर लिखा है कि जीरोसीरी एंड हाइड्रोसीरी फाइनली कन्वर्ट इन मीजोसीरी, मीजिक सीरी। तो मीजिक का मतलब क्या था? मीजोफाइट्स।
मीजोफाइट प्लांट सबसे बड़े होते हैं और ऐसी कंडीशन में होते हैं जहां पर हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट दोनों की मिक्स्ड कंडीशन होती है, मिक्स्ड पोजीशन होती है। मतलब यहाँ ड्राई कंडीशन भी होती है और पानी भी उपलब्ध होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। समोद्भिद को विकसित वनस्पति माना जाता है। तो अब आ जाते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स है ना, समोद्भिद, समोद्भिद प्लांट्स, इन्हें विकसित वनस्पति माना जाता है। वनस्पति माना जाता है। विकसित वनस्पति माना जाता है, ठीक है। इनमें बड़े वृक्ष सम्मिलित होते हैं। यह वनस्पति जलोद्भिद तथा मरुद्भिद पौधों के मिश्रित वातावरणीय परिस्थितियों में होती हैं, है ना, होती है। अच्छा, इसमें किसे रखोगे? इसमें आएगा आपका बरगद, पीपल, है ना, आम, ठीक है। और ये ऐसे वृक्ष आएंगे, है ना, बरगद, पीपल, आम है, सागवान है, सागवान, ठीक है, साल का प्लांट है, साल आदि, ठीक है। तो ये बड़े बड़े वृक्ष इसमें समाहित होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को समझें, है ना। अब इन पर बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बातें नहीं करती है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपको बायोलॉजी के कई कंसेप्ट समझ में आएंगे, है ना। एनसीईआरटी ने इकोलॉजी में एक बात लिख दी कि जीरो सीरी हाइड्रोसीरी फाइनली कन्वर्ट इन मीजोसीरी। तो फिर आप समझे कैसे बात को? तो एक्चुअली होता ये है कि हाइड्रोफाइट यानी कि जो कभी झील थी वो बाद में झील भर जाती है और फिर वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष आ जाते हैं, क्लाइमैक्स वेजिटेशन डेवलप होती है। तो वो क्लाइमैक्स वेजिटेशन कोई और नहीं, वो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, यानी कि समोद्भिद प्लांट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीरो सीरी एंड हाइड्रोसीरी फाइनली कन्वर्ट इन मीजोसीरी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, हमारी मॉर्फोलॉजी में भी बार बार ये काम आएंगे, है ना। आप देखो, श्वसन मूल के लिए हमें नोमेटोपोर्स की स्टडी करनी पड़ी हुई, प्रॉप रूट्स के लिए हमें बरगद की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। आप जब ऑफसेट पढ़ोगे यानी कि भुज तारिका, तो उसमें हमें जलोद्भिद, इकॉर्निया, वाटर हाइसेंथ और ये पिस्चिया आदि की हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारे प्लांट बार बार आपके सामने आते चले जाएंगे, है ना।
तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन है मॉर्फोलॉजी का। और इसके बाद में एक एक करके स्टडी होती है, पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ऐसे टोटल स्टडी होती है। ओके, ऐसे ये डायग्राम आप जरूर बना लेना। और बढ़िया पढ़ाई करना। डायग्राम में टिक स्टडी बहुत जरूरी है मॉर्फोलॉजी बॉटनी के लिए, है ना। मॉर्फोलॉजी में खास बात यही है, मॉर्फोलॉजी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आप सभी को, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो बातें 100% समझ में आएंगी और आप बेहतर काम कर पाओगे, चीज़ों को ज़्यादा समझ पाओगे। देखो मॉर्फोलॉजी एक्चुअली क्या है, एक प्रैक्टिकल स्टडी है। या तो आप डायरेक्टली प्लांट्स को देख लो, आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनको ध्यान से देखो, उनकी पत्तियों को देखो, उनको तने को देखो, उन्हें एक बार बाहर निकाल के जमीन से उनकी जड़ों को एनालिसिस करो, देखो इनको। हम कुछ और नहीं पढ़ रहे, हम इसी प्लांट की स्टडी करने जा रहे हैं। उनके फ्लावर को देखो, उनके फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस या गुच्छे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आप एक बार देखिए। आप उसमें भी वो सारे कैरेक्टर देखोगे जो अपनी मॉर्फोलॉजी में यहाँ पर आपको बताए जाए, ठीक है। अगर आप नहीं देख सकते हो, वैसे तो देख सकते हो क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अच्छा, नहीं तो आप डायग्राम एक बार हाथ से बनाते जाएं ध्यान से, कि उसमें लॉजिक होते हैं कि अपोजिट फिलोटैक्सी है तो बिल्कुल अपोजिट ही फिलोटैक्सी होना चाहिए। तो डायग्राम आप बनाते रहें, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स में आप वहाँ लिखते रहें। बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाते हो क्योंकि आपके पास मॉड्यूल है, आपके पास एनसीईआरटी है, हम बाहर बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। सीधे एनसीईआरटी में ही स्टडी होती है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिक स्टडी बहुत जरूरी है। कई जगह एनसीईआरटी ने सिर्फ लिखा है, हम उसके डायग्राम भी आपको बनाएंगे, है ना। तो वो आप जरूर बनाते जाएं, सीक्वेंस में बनाते जाएं, कंटिन्यूटी में बनाते जाएं। ऐसा नहीं कि चलो बना लेंगे तो फिर आप कभी बना ही नहीं पाओगे, है ना। ओके, थैंक यू।